जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी और हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए इसके अलावा हम बायोलॉजी भी डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, सो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी आपके लिए वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए यूपी का एग्ज़ाम अब लास्ट डेट उसकी हो चुकी है, मे बी आज ही है। और ये एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव है, या जो डेट दी गई है वो अक्टूबर की दी गई है। सो देखिए आइडियल टाइप ये होगा कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी तो उस पर ही फोकस कीजिएगा, और अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ स्टेट पे फोकस्ड हैं, तो आइडियल टाइप ये है कि आप अभी से शुरू कर दें, है ना। आप अभी से शुरू कर दें। और क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आ चुकी है जुलाई के लिए, सो उसके लिए भी हम हिंदी जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे अब। सो ये एक आइडियल टाइप होना चाहिए कि हम अभी से स्टार्ट करेंगे, तभी हम ना जो PYQs है उसको सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे आप, कुछ ना कुछ यू विल डिस्कस, यू विल रीड, यू विल रिवाइज। तो ये सही टाइम है उसको स्टार्ट करने का, क्लियर। क्योंकि जितनी फेस्टिविटीज़ थी इंपॉर्टेंट वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, होली वगैरह कंप्लीट हो गया है, या और जो फेस्टिविटीज़ अभी अपकमिंग है वो हो ही जाएंगी। सो आप अपना एक रिविजन वाला मोड बना के रखिए कि ये आपको कंप्लीट करके रखना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये कौन सी उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? एडवाइजरी, एपेलेट, ओरिजिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल? तो देखिए ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, है ना, कि सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देगा तो दैट विल बी द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो देखिए आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ। Original jurisdiction is Article 131. Then, according to this article, Supreme Court shall, or to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. किस किस के बीच में डिस्प्यूट होगा जिसमें ओरिजिनल jurisdiction है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड, between two or more states, if and in so far the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence of or extent of a legal right depends. Now, provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagements, and or other similar instruments which, having been entered into or executed before the commencement of this constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that said jurisdiction shall not extend to such a dispute. ठीक है। Now, which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? Dispute between the government of India and one or more states. अभी हमने ऊपर देखी है कंडीशंस, देखते जाइए। Dispute regarding the elections to either house of the parliament or that of the legislature of the state. A dispute between the government of India and a union territory. A dispute between two or more states. तो देखिए इनमें से कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4। आपके पास ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 3 and 4। तो देखिए डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स हो जाएगा, ये हमने यहाँ देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। ठीक है, इलेक्शंस के बारे में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक, तो ये दोनों इसमें आंसर हो जाएंगे 1 and 4। नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट। सेकेंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। लार्जेस्ट बेंच थी केशवानंद भारती केस की, 13 जजेस की। सेकेंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिल डेट वॉज इन द केस ऑफ गोलकनाथ। सो गोलकनाथ केस में 11 जजेस बेंच थी टिल डेट, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेज द स्टेट ऑफ पंजाब 1967. In which of the following cases the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure? Doctrine of basic structure केशवानंद भारती केस में आया था। So in the case of Keshavanand Bharati versus the state of Kerala 1973, 13 judges bench of Indian Supreme Court by a majority of 7:6
It stated that the parliament could only amend the constitution to that extent it did not damage or destroy the basic structure of the constitution. Now under article 368, constitutional amendments जो हैं they are subject to judicial review. The court essentially placed a substantive non-legislative check upon the parliament's power of amendment. Clear? Next देखते हैं, which of the following cases propounded the concept of basic structure of Indian constitution? So इंदिरा साहनी केस, शंकरी प्रसाद रुदलचा, देखिए इनमें से कोई नहीं है, केशवानंद भारती केस में आया था. मिनिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हु कैन हियर अ केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज. तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे इसमें 5. There should be minimum 5 or more judges to hear a case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. Now, the panel generally contains the judges in odd numbers, for example 3, 5, 7, 9, 11. और ये इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई क्लैश ऑफ वोट्स या व्यूज़ ना हो, क्योंकि अगर ऑड नंबर होगा तो कोई ना कोई एक तरफ का व्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that fundamental rights enable a man to chalk out his life in a manner he likes the best. So सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इट इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स द बेस्ट. ये बोला गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट बेंच बैठी थी ऑफ 11 जजेस. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द केस and ruling in that case by the Supreme Court. Indira Sahni case, creamy layer of the backward class, creamy layer for the other backward classes, बिल्कुल सही है, 1992 में आया था. Vishakha guidelines protection of working women against the sexual harassment at their work places of work, this is again correct. Menka Gandhi case, article 14, 19, 21, they are not mutually exclusive. ठीक है. बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी. देखिए बेला बनर्जी केस जो है वो वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट और प्लानिंग एक्ट से रिलेटेड है, और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये कंसिडर किया गया था मेनका गांधी केस में ही 1978 में. सो पेयर ऑफ ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. Next question, which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases? Appellate jurisdiction का तो अभी हमने देखा था, ओरिजिनल jurisdiction का आर्टिकल क्या था 131. Appellate jurisdiction हो जाएगा 132 read with article 134A. तो देखिए आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ओरिजिनल jurisdiction. 132 जो है इट डील्स विद द appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Court in the following cases: any judgment, decree or final order of High Court in the Indian territory, whether a civil, criminal or other proceeding. While Article 133 जो है ये डील करता है appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court regarding civil matters. Article 134A जिसके साथ आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है, it deals with certificate for appeal to the Supreme Court. So during the constitutional disputes, Article 134A together with Article 132 create appellate jurisdiction of the Supreme Court. Correct? Next देखते हैं. All the cases regarding interpretation of the Constitution it can be brought to the Supreme Court under. तो इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग जो भी केसेस होंगे वो कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे सुप्रीम कोर्ट की? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे, एपिलेट के अंदर आएंगे, एडवाइजरी आएगी या नन? So it would come under the appellate jurisdiction. जितने भी cases हैं regarding the interpretation of the constitution, it can be brought to the Supreme Court under its appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction जो है it can be divided into the following headings. The first is appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court of any judgment, decree or order passed by the High Court in the territory of India, whether civil, criminal or another proceeding that involves a substantial question of law और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप पढ़ोगे आर्टिकल 132 के साथ. नेक्स्ट, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट रिगार्डिंग द सिविल मैटर, वेदर और नॉट कंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो दिस इज आर्टिकल 133. नाउ एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द क्रिमिनल मैटर्स, वेदर और नॉट कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. सो ये हो जाएगा आर्टिकल 134.
and the special leave appeal by Supreme Court, Article 136. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट. सो consider the following statements and state which one of them is correct. So it has original, appellate as well as advisory jurisdiction. Article 131 of the Constitution of India deals with the original jurisdiction of the Supreme Court. 132 से 136 जो है वो appellate jurisdiction के साथ डील करता है और 143 जो है वो advisory jurisdiction के साथ डील करता है. नेक्स्ट देखते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल. क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत फाइल की जा सकती है. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. 2002 में आया था ये केस और इसके डिसीजन के हिसाब से ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटिशन को अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 142 of the Constitution. Which article of the Constitution permits the Supreme Court to review its judgment or order? अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करना या जज करना, अपने ही रिव्यू करना अपने ही जजमेंट को या ऑर्डर को, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, आज बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. सो ये आता है आर्टिकल 137 में. Article 137 says that the Supreme Court has the power to review its judgment subject to the provision of any law which is made by the Parliament or any rule made under Article 145 of the Constitution. Next, which of the following is correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court? So the Supreme Court has the power to review its own judgment. ठीक है, ये correct हो जाएगा. In India, the judicial review implies. Judicial review का क्या मतलब है इंडिया में? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, एंड द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस. ठीक है. तो भाई जुडिशियल रिव्यू जो है इट एक्चुअली सेज दैट द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी सच लॉ और ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वॉइड नाउ इफ इट फाइंड्स इट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है फिर से. जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल इशूज, कैन चार्ज एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कैन रिव्यू द इशूज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स, कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट. तो इसमें हो जाएगा कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट. ये जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट का पावर है. जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज दैट द राइट ऑफ द कोर्ट टू declare any law or order invalid if it is in conflict with the constitution. Next देखते हैं, consider the following statement. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Now which of the following statement is correct? So इसमें से second statement correct है. Constitution of India डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, तो डिफाइन नहीं किया गया. ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात हुई डॉक्टर में बेसिक स्ट्रक्चर वो केशवानंद भारती केस से आया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, किस लिए? टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. सो दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इट सेल्फ कैन नॉट बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1973 में. स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 all the laws in force in India's territory immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are consistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. So statement second हो जाएगा यहाँ पे correct. Next, the system of judicial review is prevalent in India only, UK only, USA only, both India and USA. तो judicial review का जो concept है वो prevalent है इंडिया में भी और USA में भी.
So it is the doctrine under which the legislative and executive actions are subject to the review by the judiciary. Article 13 of the Indian Constitution provides for judicial review. While the Parliament is the supreme body in United Kingdom, and the law made by it cannot be challenged in the court. Next, under which article of the Constitution the courts have been prohibited from inquiring the proceedings of the Parliament? It is Article 122. Courts have been prohibiting from inquiring into the proceeding of the Parliament. Next, a Constitution Amendment Act may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if it establishes three-tier federal setup in place of the existing two-tier, removes the right of equality before the law from Part 3 and places it elsewhere in the Constitution, replaces the parliamentary system of executive with the presidential one, establishes a federal court of appeal to lighten the burden of the Supreme Court. तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इफ़ इट रिमूव्स द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है बिकॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है दैट स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स जो कि दिए गए हैं conferred by this part, and any law made its contravention of this law shall to the extent of contravention be void. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in the ordinary law cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which of the following: decisions taken by Election Commission while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by law made by the Parliament. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the Cabinet. The state legislature cannot make laws on certain matters without the concurrence of the union legislature. तो देखिए बी इसमें सही आंसर हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. So Article 142, enforcement of decrees and orders of the Supreme Court, and unless as to discovery, the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as it necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India, such manner as may be prescribed by or under any law by the Parliament, and until the provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe. In India, the power of judicial review is enjoyed by the Supreme Court as well as the High Court. तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको enjoy किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी. So doctrine of judicial review has been originated and developed in USA. It was propounded for the first time in the famous case of Marbury versus Madison, 1803, by John Marshall, the then Chief Justice of American Supreme Court. The Constitution of India confers the power of judicial review to both Supreme Court as well as High Courts. The Supreme Court has declared the power of judicial review as a basic structure of the Constitution. Now, the judicial review in the Indian Constitution is based on the procedure established by the law. It is a prominent feature of the Indian Constitution. The Constitution of India establishes the doctrine of judicial review in the following articles: 13, 32, 136, 137, 226 and 227. और इंडिया में अगर देखें तो कॉन्सेप्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का वो किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोसीजर विच इज स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है, judicial review is based on the procedure established by the law. Now, who has the last authority to explain the Constitution? So, Supreme Court has the last authority to explain the Constitution. To interpret the Constitution, the Supreme Court has been declared as the guardian or custodian of the Constitution. Who said judicial activism should not become judicial adventurism? Judicial activism judicial adventurism ना बन जाए, ये किसने बोला था? तो ये बोला था जस्टिस A.S. आनंद. He said that judicial activism should not become judicial adventurism.
It has primarily arisen due to the failure of the executive and legislature to the act, while judicial adventurism ये एक extreme form of judicial activism है. Next देखते हैं, who is the custodian of Indian Constitution? So it is Supreme Court. Again same question, who is known as the custodian of the Indian Constitution? Supreme Court. और देखिए MPPSC में 2 बार सेम क्वेश्चन 15-16 रिपीटेडली एक ही से बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया. Which of the following is the custodian of the Indian Constitution or Constitution of India? So it is Supreme Court. This was in the IAS 2015. The Supreme Court is the custodian of the guardian of Indian Constitution and it is the supreme law of India. It is a living document. It lays down the framework defining the fundamental political principles which establishes the structure, procedures, powers and duties of the government institutions and sets out the fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. Next, the guardianship of Indian Constitution is vested in. So guardianship जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसके साथ है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ. ठीक है. Next, given below are two statements. One is labeled as assertion, another as reason. Assertion says that the Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding the constitutional validity of the central laws. देखिए exclusive jurisdiction तो नहीं है. Supreme Court of India is the guardian of the Indian Constitution. This is correct. So D आंसर हो जाएगा. A is correct and R is false. High courts के पास भी jurisdiction होती है regarding the constitutional validity of the central laws. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 they can issue the writs to protect the fundamental rights of the people. So Supreme Court does not have Supreme Court does not have exclusive jurisdiction in this case. The Supreme Court is the custodian of the guardian of the Constitution of India. यूपीपीएससी ने इसको ए को आंसर कंसिडर किया था एज द करेक्ट वन, जो कि गलत है एक्चुअली. हु हैज़ अ राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? तो ये है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इनसे कभी भी एडवाइस ले सकते हैं. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये 143 में बोला गया है. अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ये है आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1. He may refer the question to the court, to that court for consideration. So under 143 clause 1, President of India जो है it can refer to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Court of India. The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list of the legislative power, ये किसके साथ होता है? ये it rests with the Parliament. So Article 138 Clause 1 of the Constitution, the Supreme Court shall have the further jurisdiction and powers with respect to any matters in the union list as Parliament may by law confer. Now, by whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged? So it can be enlarged by the Parliament by making a law. Jurisdiction of Supreme Court of India can be enlarged by the Parliament by making a law according to Article 138 of the Indian Constitution. Parliament जो है वो enlarge करेगा additional jurisdiction को and the powers of the Supreme Court by making a law. ठीक है. So we'll keep it up to here. Next video में हम बाकी जो questions हैं वो discuss करेंगे. Till then, keep revising, keep studying. Do share the video, do like the channel, do subscribe the channel. जय हिंद, जय भारत.